Hello, my lovely listeners out there. This is ARK representing an ARK9. Dear all, this session is very important. क्यों? इंश्योर करके कह रहा हूं, यहां से एक 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आएगा, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं. अब देखो समझो, इससे पहले ना सेक्शन 204 ऑफ कंपनीज एक्ट एंड रूल 9, जी हाँ, हमने डिस्कस किया था अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ पर्सनल कंपनीज रूल 2014 ये डिस्कस किया था. आई होप इससे पहला वाला क्लास आपका कंप्लीट हो चुका है. अब समझना आगे का बात. आईसीएसआई ने जो कंपनी सेक्रेटरीज के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब किए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. छोटा सा मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो कि मैंने बताया था 1 to 4 कंपनी सेक्रेटरीज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी है. जी हाँ, 1 अप्रैल 2021 से ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि कोई भी पीसीएस, जी हाँ, जब भी कोई प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ऑडिट कंडक्ट करेगा तो उसके लिए मैंडेटरी है कि वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे. ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कहीं ना कहीं क्यों दिए जाते हैं? ताकि ना सिस्टमैटिक वर्क हो सके. बात पकड़ में आ रहा है? और हम क्यों करते हैं हमने पहले भी समझा था कि किसके पीछे पर्पस क्या है. इंश्योर करना होता है गवर्नेंस एस्पेक्ट्स को, इंश्योर करना होता है कंप्लायंसेस को, और इंश्योर करना होता है यहां पर हमें साथ साथ में किस चीज को, डिस्क्लोजर्स को. क्या एक ऑडिटी, जी हाँ, जो यहां सब्जेक्ट है ऑडिटी, जिसकी हम यहां ऑडिट कंडक्ट कर रहे हैं. सर कौन सी ऑडिट? सेक्रेटरी ऑडिट. तो क्या वो ऑडिटी गवर्नेंस एस्पेक्ट्स को, कंप्लायंसेस को, डिस्क्लोजर्स को, मेरे साथ बोलो ना, गवर्नेंस एस्पेक्ट्स को, कंप्लायंसेस को, डिस्क्लोजर्स, क्या वो एज पर एप्लीकेबल रेगुलेशंस फॉलो कर रही है, नहीं कर रही है? इस बात को इंश्योर एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी अपनी सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट में बताएगा. मैंने ये पहले भी बताया था, MR3 का फॉर्म होता है जो फॉर्मेट सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट का है. ऑलराइट सर, इस सेशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करूंगा. क्या होगा हमारा पहला स्टैंडर्ड? जी हां, कंपनी सेक्रेटरी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. बोलो ना यार. देखो एक बात समझ लो, आप लोग बोलोगे ना तो आपको याद होगा, ठीक है. फिर पहले हम बेसिक्स सीखेंगे, बेसिक्स सीखने के बाद में फिर प्रैक्टिकल कैसे होता है उसको हम समझेंगे इस सेशन के अंदर. सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बोलिएगा. बिल्कुल मत घबराओ यार. देखो सुनो, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं तो शर्माने का कोई जरूरत नहीं है. अपने रूम में जहां अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप या किसी भी डिवाइस से इस क्लास को देख रहे हो, रिलैक्स होके आराम से देखो, मेरे साथ बोल बोल के याद करो, ठीक है. अच्छा काम कर रहे हैं, शर्माने का जरूरत नहीं है, बोलिए मेरे साथ में. ऑलराइट. सो सबसे पहला स्टैंडर्ड क्या था? कंपनी सेक्रेटरीज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड. फर्स्ट जो बात करता है वो करता है ऑडिट एंगेजमेंट की. ऑलराइट, उसको हम डिटेल में समझेंगे. लेकिन उससे पहले यार, उससे पहले अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपकी जो बार बार हमारे पास रिक्वेस्ट आता है, सर मुझे पता नहीं लगता है, वो पता लगेगा क्लासेस के बारे में, आपके पास नोटिफिकेशन एडवांस में आएगा. ऑलराइट, सो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिले. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे नहीं अवेलेबल है. उसके लिए आपको याद रखिएगा, बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे ये लेक्चर्स अवेलेबल करा रहा हूं. आपको कॉन्टैक्ट करना होगा ना के व्हाट्सएप पर, तब आपको बाकी लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है. सो याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और याद रखिएगा लाइक कीजिएगा, ताकि और चीजें स्टूडेंट तक भी पहुंचाइए. यूट्यूब का काम है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा. ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को. अब देखिए, आइए समझते हैं ध्यान से. हमने इससे पहले बात कर रखा है बेसिक, जो मैंने बताया था कंपनी सेक्ट के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है और रूल 9 क्या है, वो क्या कहता है. आज का जो हमारा टारगेट है, याद रखिएगा, मैं आपको क्लियर बता दूं, इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है. तो सबसे पहली जो हम यहां पे कंपनी सेक्रेटरीज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करने वाले हैं. इस स्टैंडर्ड के अंदर याद रखिएगा, ये बात करता है ऑडिट एंगेजमेंट की. बोलिए मेरे साथ में, ऑडिट एंगेजमेंट. वन मोर टाइम, ऑडिट एंगेजमेंट. कौन सा सर? कंपनी सेक्रेटरीज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. अब कुछ अंग्रेज बच्चे होते हैं जो शॉर्ट में स्टार्ट कर देते हैं याद करना. बोला CSAS, CSAS. अरे सुनो, अच्छी बात है, CSAS याद रखो, लेकिन पहले फुल जो उसका टाइटल है वो याद कीजिएगा. कंपनी सेक्रेटरीज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कौन प्रिस्क्राइब करता है? ICSI प्रिस्क्राइब करता है. बोलो ना, कौन प्रिस्क्राइब करता है? ICSI प्रिस्क्राइब करता है. और वो क्या बता रहा है? ऑडिट एंगेजमेंट के बारे में. सर ये ऑडिट एंगेजमेंट क्या है? ध्यान सुनना, बहुत सिंपल सा है. ऑडिट एंगेजमेंट में ना हम क्या करेंगे, ऑडिटर की और ऑडिटी, जी हाँ, क्या होगा ध्यान सुनना, ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, और यहां पर ऑडिटी. इनके देखो साथ बीच में एक है ना, एक टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हो जाएंगी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट. और ये ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब हुआ कि मैं PCS इन प्रैक्टिस
इस असाइनमेंट को ले रहा हूं। क्या असाइनमेंट है कि किसी पर्टिकुलर एंटिटी जो सब्जेक्ट टू ऑडिट है, सब्जेक्ट टू ऑडिट हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, ऑलराइट। जैसे एक बार वापस से रिकॉल करा रहा हूं, फटाफट से मेरे साथ बोल लेना कि ऑल लिस्टेड एंटिटीज को सेक्रेटरी ऑडिट करवाना पड़ेगा। पब्लिक कंपनी हो, अगर पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर है, बोलो ना कितना है, 50 करोड़ और मोर है, या आपका टर्नओवर 250 करोड़ और मोर है, या आप ऐसी कोई सी भी कंपनी हो, चाहे पब्लिक है प्राइवेट है, आपकी बोरोइंग्स कितनी है, 100 करोड़ और मोर फ्रॉम पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और बैंक। आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स, सर इसकी बैलेंस शीट बोल रही है ऐसे, आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स कितनी है, 100 करोड़ और मोर, आपको सेक्रेटरी ऑडिट करवाना पड़ेगा। सो ऑडिट एंगेजमेंट में क्या होगा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन की जाएंगी ऑडिटर की, मैनेजमेंट की, जो कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट जो अपनी जो यहाँ ऑडिट एंगेजमेंट के लिए हायर कर रहा है किसको, ऑडिटर को। क्या डिफाइन हो रहा है कि मैं ये पर्टिकुलर जो असाइनमेंट ऑडिट का ले रहा हूं, इस ऑडिट के अंदर मैं बता रहा हूं कि भैया मेरी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, मैनेजमेंट मुझे बताएगा, क्या मेरी लिमिटेशन होंगी, ठीक है। इसके अलावा क्या स्कोप है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कितना मैं इसके लिए चार्ज करूंगा, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, यहां आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस वो भी बताऊंगा, अगर वो आ गए हैं तो उसे कैसे रीइंबर्स किया जाएगा, वो कैसे लिया जाएगा पैसा वापस, सो डिटेल में हम समझेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसका है वो यह है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि जब मैं किसी एंटिटी की ऑडिट करने जा रहा हूं और पता लगा कि मेरा उस एंटिटी के अंदर इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, चाहे वो पिक्यूनरी फॉर्म में हो सकता है, मतलब पैसा, ठीक है, रिलेशनशिप फॉर्म में भी हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट फॉर्म में, एम्प्लॉयमेंट, तो किसी तरह से कैसे हो सकता है, 3 फॉर्म में हो सकता है, आने वाले सेशन में समझा रहा हूं, इसी में समझाऊंगा, आगे समझाऊंगा। सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे 100% क्वेश्चन आता ही आता है, छोड़ना नहीं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑडिट एंगेजमेंट। CSAS फर्स्ट देखिएगा, पहली बात यहां पे कह रहा है, अगर हम देखें स्कोप, अब और स्कोप का मतलब क्या है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस स्टैंडर्ड्स। एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस स्टैंडर्ड्स किस पे एप्लीकेबल होगा, जब भी कोई प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ऑडिट करेगा तो उसके लिए रिक्वायर है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द लॉ। फॉर एग्जांपल, अगर हमने पहले भी डिस्कस किया था, जैसे देखो यहां पर आओ, अपना मॉड्यूल में भी चेक करना, ये टेबल देखो, अब यहां पर देखो सेक्शन 204 के अंदर कंपनीज को अपनी ऑडिट करवानी पड़ेगी, तो सेक्शन 204 कंपनी से क्या बता रहा है। ऐसे ही अगर हम एक और एग्जांपल देखें, मान लीजिएगा इंटरनल ऑडिट कंपनीज एक्ट सेक्शन 138 की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी। इंटरनल ऑडिट फॉर स्टॉक ब्रोकर्स, तो हमको फिर रेगुलेशंस देखेंगे, यहाँ पे रेगुलेशन जो हमारे अकॉर्डिंग जो होगा। मतलब कहने का ये है, जब हम ऑडिट एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं तो हम ये पहले चेक कर रहे हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हमें फॉलो कर रहे हैं जो आईसीएस ने प्रिस्क्राइब किया है, और साथ के साथ उस पर्टिकुलर एंटिटी, जिस एंटिटी के ऊपर कोई पर्टिकुलर लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी हमें ऑडिट कंडक्ट करना होगा। जैसे मैंने एक और एग्जांपल देता हूं, मान लीजिएगा आप ऑडिट कर रहे हैं, एक इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की, ध्यान से देखिएगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की अगर आप ऑडिट कर रहे हैं तो आपको यहां पर ध्यान रखिएगा, सेबी क्रेडिट एजेंसीज रेगुलेशंस, मेरे साथ बोलो ना, 1999, इसको ध्यान में रखते हुए आपको ऑडिट कंडक्ट करना है। क्या पर क्या डिमांड किया गया है थ्रू द लेजिस्लेचर्स की, आपको ऑडिट में एस्पेक्ट्स कवर करनी होंगी। आई होप ये क्लियर होगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड स्कोप। अब स्कोप का बात करें, सर मुझे याद करना है, नहीं रीड करना है, बता रहा हूं क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या नहीं रखना है, ये भी बताऊंगा। देखो, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इज एप्लीकेबल टू ऑडिटर अंडरटेकिंग ऑडिट एंगेजमेंट। एनी स्टैट्यूट standard deals with the auditor roles and responsibilities with respect to the audit engagement and the process of entering into an understanding agreement with the appointing authority for the purpose of audit। बात पकड़ में आ रहा है, सिंपल सा बात है। यहाँ पर सिर्फ क्या कह रहा है, जो कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं आपको वो फॉलो करना है, बड़ा तरीके से करेंगे। क्या डिफाइन करेगा, ऑडिटर के रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगे। लेट्स अंडरस्टैंड इफेक्टिव डेट, बोला 1 अप्रैल 2021, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो। सर ये याद करके जाना है क्या, नहीं ना, ये नॉलेज के लिए याद करवा रहा हूँ। एप्लीकेबिलिटी मतलब मैंडेटरी कब से हुआ है, 1 अप्रैल 2021 से मैंडेटरी। ऑलराइट सर, ऑब्जेक्टिव क्या है सर इनका, स्टैंडर्ड्स का, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड इज प्रिस्क्राइब फॉर ऑडिटर principles and procedures to be followed while accepting and continuing with an audit engagement by agreeing to terms of the engagement with the appointing authority or any changes therein and the matters related thereto। All right, so इतना ही ऑब्जेक्ट यू नो व्हाट ऑब्जेक्ट है।
अभी ध्यान सुनना, अभी इंपॉर्टेंट आ रहा है डेफिनेशंस, ध्यान सुनेंगे एक चीज को पकड़ेंगे। देखो अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, मींस एनी पर्सन हैविंग अथॉरिटी टू अपॉइंट एन ऑडिटर, एनी पर्सन हैविंग अथॉरिटी टू अपॉइंट ऑडिटर। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिएगा कंपनी एक केस में है, हमारी कंपनी के केस में कौन है, कंपनी है, तो कंपनी के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर ऑथराइज्ड टू अपॉइंट पीसीएस, सेक्रेटरी ऑडिट कंडक्ट के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऑथराइज किया हुआ है। बात पकड़ में आ रहा है? तो ये लोग कौन हो गया यहाँ पर, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। एलएलपी के केस में किसको रख रहे हैं हम लोग, जो मैनेजमेंट को देख रहा है, गवर्निंग एस्पेक्ट्स कंट्रोल कर रहा है एलएलपी का, तो उसमें कौन होगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। बात पकड़ में आ रहा है? सो अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है यहाँ पर, हाईलाइट करो, मींस एनी पर्सन हैविंग अथॉरिटी टू अपॉइंट द ऑडिटर। क्लियर हो रहा है? सो ठीक है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो गया, ये बात भी हमको पकड़ में आया। दूसरा कहता है ऑडिट एंगेजमेंट मींस the real terms of reference of appointment including scope of audit, remuneration and limiting conditions। तीन चीजें बोला ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर क्या क्या कवर करते हैं हम लोग, बोलिए मेरे साथ में। स्कोप मतलब इसे समझो, एक एग्जांपल समझो। हम कंपनीज केस देखते हैं, मान लीजिए एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है, एंड अज्यूम करते हैं एक्स लिमिटेड एक लिस्टेड एंटिटी है। क्या है, एक लिस्टेड एंटिटी ऑन बीएससी एनएससी, जो भी आप समझे, लिस्टेड एंटिटी है। अब थ्रू आउट द ईयर इस कंपनी के, याद रखिएगा, जो भी सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शंस हुए वो ट्रांजैक्शंस एज पर सेबी रेगुलेशंस हैं या नहीं, इस बात को सेबी कह रहा मैंडेटरी भी ऑडिट करवाओ, ठीक है, बोले सर करवाएंगे। हमने ऑडिटर अपॉइंट किया, हमने कहा सर एक्चुअली ये ना हमको ये इंश्योर करवा, मतलब हमें ऑडिट करवाना है, क्या करवाना है, ये चेक करवाना है कि भैया जो कंपनी थ्रू आउट द ईयर सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शंस किए हैं, मतलब ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, ट्रांसपोजिशन, अगर ऐसी कोई भी एस्पेक्ट्स थी, सर्टिफिकेट्स इशू करना, ठीक है, ये सारी एस्पेक्ट्स हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है किसी होशियार बच्चे के माइंड में आ रहा होगा कि सर फिजिकल सिक्योरिटी में तो शेयर सर्टिफिकेट्स की बात होती है, सर यहाँ पर सर मतलब लिस्टेड एंटिटी में सर फिजिकल सर्टिफिकेट सुना आएंगे, ऑफ कोर्स नहीं आएंगे बेटा, उसे रीमेटलाइज कराने के लिए। ध्यान सुनना, रीमेटलाइज का मतलब क्या बताता हूँ। रीमेटलाइजेशन का मतलब क्या है, एक शेयर होल्डर है, ऑफ कोर्स उसका डिमांड में है, भैया मेरे को ट्रेड वेड नहीं करना है, आई वांट सर्टिफिकेट्स ऑफ सिक्योरिटीज, सर्टिफिकेट लीजिएगा। लेकिन क्या वो कंपनी टाइमली आपको सर्टिफिकेट्स दे रहा है, इस बात को इंश्योर करवाना पड़ेगा, तो ऑडिट करवा रहा है उसके लिए। स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर हम स्पेसिफिकली क्या हमारा पर्पस है हम वो बता रहे हैं। जैसे मैंने कहा, हमें इंश्योर करना है कि कंपनी ने सेबी के रेगुलेशंस को फॉलो किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस, ठीक है सर। सेकंड कहता है रिम्यूनरेशन, कितना उसको अमाउंट दिया जाएगा, वो क्या चार्ज करेंगे इसके लिए फीस। एंड थर्ड लिमिटिंग ऑफ कंडीशंस, जैसे फॉर एग्जांपल लिमिटिंग ऑफ कंडीशन के अंदर कि कंपनी की जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो आप डिस्क्लोज किसी को नहीं कर सकते हैं। बात पकड़ में आ रहा है? तो हम ऑडिट एंगेजमेंट की बात जब कर रहे हैं इन सिंपल लैंग्वेज कि आपको हायर किया जा रहा है पीसीएस को, और वो पीसीएस और ऑडिटिंग, ऑफ कोर्स जहां पर पीसीएस और जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड कर रहे हैं आपस में। ऑलराइट सर, ऑडिटिंग का मीन्स अ पर्सन सब्जेक्ट टू ऑडिट। फॉर एग्जांपल एलएलपी कंपनी, ये कौन है जिनकी हम ऑडिट की बात कर रहे हैं, इन सर्टेन केसेस फर्म्स आल्सो। चलिए, सो ऑडिट कौन हो गया, जिसकी हम ऑडिट करेंगे। ऑडिट आप किसकी करेंगे, किसी कंपनी की, किसी एलएलपी की, किसी फर्म की, वो ऑडिट ही हो गया। अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होगा, अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो पर्सन है जिसको ऑथराइज किया अपॉइंट करने के लिए। जैसे कंपनी के केस में मैंने बताया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑथराइज्ड है सेक्रेटरी ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए। ऑलराइट सर, ऑडिटर मींस ऑफ कोर्स अ पर्सन हु हैविंग अ certificate of practice is section 2 subsection 2 of companies secretaries regulation of act 1980। चलिए, alright sir, management means board of director and a person who have been entrusted with the responsibility of governance and compliance of the audit। क्या कह रहा है, of course sir, क्या कह रहा है, मैनेजमेंट का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या पर्सन के केसेस में एलएलपी के अंदर केस में कौन होगा, अज्यूम करके देखो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हो गया, ठीक है। फर्म के केसेस में पार्टनर्स, जनरली कौन से पार्टनर्स, एक्टिव पार्टनर्स, ठीक है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नेंस एंड कंप्लायंस ऑफ ऑडिटिंग। जैसे एलएलपी केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर का ड्यूटी होता है कि गवर्निंग और मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स को वो ध्यान रखे। ऑलराइट सर, प्रीडेसर कौन होगा, जो भी ऑडिटर प्रीवियस ऑडिटर था, जैसे मिस्टर एक्स जो है एक एलएलपी की ऑडिट इन्होंने प्रीवियस ईयर में की थी,
तो वो कौन हो गया? प्रीडेसेसर या प्रीवियस ऑडिटर। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान सुनना, क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। प्रीडेसेसर और प्रीवियस ऑडिटर मींस एन ऑडिटर who has conducted the most recent audit assignment of auditee and submitted report thereon prior to the incumbent auditor and was engaged but did not complete the audit assignment due to his resignation, termination or otherwise। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। एग्जीक्यूटिव में याद होगा तुम लोगों को, लास्ट सेशन के अंदर में पढ़ने को मिलता है, कंपनी लॉ के अंदर ना क्या कह रहे हैं मिस्टर, अब अज्यूम करते हैं, चलो आओ खेलते हैं, एक एलएलपी का सेक्रेटरी ऑडिट करने के लिए मिस्टर एक्स की अपॉइंटमेंट हुई थी। ठीक है सर, इनका अपॉइंटमेंट कर दिया। अब मिस्टर एक्स जो हैं, इनको कहा गया था कि आपको कंपनी को एलएलपी को सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट इन MR3 आपको देना है। बोला ठीक है सर। अब इसका ड्यूरेशन अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, कंप्लीट करने का था 2 months, बट मिस्टर एक्स ने बिफोर द कंप्लीशन ऑफ दिस ऑडिट ही रिजाइन कर दिया, या हमने टर्मिनेट कर दिया, उनको टर्मिनेट हुए हैं वो। ठीक है, ऐसा कोई केस हुआ कि उन्होंने कंप्लीशन से पहले ही, ऑडिट कंप्लीट होने से पहले ही छोड़ दिए। बोले ठीक है। अब एक मिस्टर एक्स तो चले गए हैं, इनकी जगह मिस्टर वाई को अपॉइंट किया, मिस्टर वाई को अपॉइंट किया है। मिस्टर वाई को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट होने, जैसे हम यहाँ पर अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, सो बिफोर टेकिंग अप दिस असाइनमेंट, इस असाइनमेंट कौन सा, जो पेंडिंग असाइनमेंट है ऑडिट का, उससे पहले इन्हें मिस्टर एक्स को, जो कि प्रीवियस या प्रीडेसेसर ऑडिटर थे, उनको इंटीमेशन देना पड़ेगा। क्या हो रहा है कि भैया आपकी जगह अब इस असाइनमेंट को मैं कंप्लीट कर रहा हूं, ये इंटीमेशन जाएगा। आओ वापस रीड करो। Predecessor or previous auditor means an auditor who has conducted the most recent audit assignment of the auditee and submitted report on prior to incumbent auditor। बोला ठीक है सर। और was engaged but did not complete audit assignment due to his resignation। बात पकड़ में आ रहा है, बट कंप्लीट नहीं किए हैं असाइनमेंट्स ड्यू टू हिज रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन और अदरवाइज। याद रहेगा, सिंपल बात है। मिस्टर वाई की अपॉइंटमेंट आज कर रहे हैं, मिस्टर एक्स जो है वो रिजाइन कर गए थे या टर्मिनेट हो गए या कोई भी रीजन हो सकता है, और उन्होंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया है। ऐसे केस में हमको प्रीवियस ऑडिटर को इंटीमेट भी करना है। ऑडिट एंगेजमेंट प्रोसेस मतलब ये सारी एस्पेक्ट्स आएंगी जिसमें हम बात करने वाले हैं। अपॉइंटमेंट men shall be made in a manner prescribed in applicable laws, acts, rules, regulations, standards and guidelines, and no such manner has been prescribed. The appointment shall be made as determined by the appointing authority। सिंपल सी बात है, अपॉइंटमेंट अगर कर रहे हैं पीसीएस का, क्योंकि हम लोग हायर करेंगे ऑडिटर को, तो या तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, क्योंकि रेगुलेशंस में, लॉज में स्पेसिफिकली प्रोविजन बताया गया है कि कौन अपॉइंटमेंट करेगा, कैसे अपॉइंटमेंट होगा, बोर्ड मीटिंग में होगा या सर्कुलर थ्रू भी कर सकते हैं, या मीटिंग कॉल करना मैंडेटरी है। ये एस्पेक्ट सबसे पहले हम उस पर्टिकुलर लॉ की रिक्वायरमेंट चेक करेंगे। चाहे वो सेबी में बताए तो सेबी के रेगुलेशंस को देखेंगे स्पेसिफिकली, कोई बैंकिंग कंपनी किस में कर रहे हैं तो आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है उसके लिए, उसको फॉलो करेंगे। बात सिंपल से। और कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है तो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटीज हैं, जैसे मैंने पहले बताया, अपॉइंटिंग अथॉरिटीज दे विल डिटरमाइन। ऑडिटर शेल सबमिट सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स। यार काम सबसे पहला क्या होता है, आपने देखा ना, आप अपना सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जी हाँ, इसको सबमिट करते हैं कि मैं एलिजिबल हूं किस बात के लिए, ऑडिट करने के लिए। सो ऑडिटर शेल सबमिट सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी कंफर्मिंग एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर। ऑडिटर शेल ऑब्टेन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर along with the copy of the resolution। रेजोल्यूशन कौन सा होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी केस में हुआ तो BR की बोर्ड पास हो चुका है, जी हाँ, और हम मिस्टर एक्स वाई से जो भी है उसको हमने क्या किया, यहाँ पे अपॉइंट किया है। क्लियर एकदम? तो क्लियर एकदम। चलिए, तो बिना बीआर, देखो यार ये तो देखना पड़ेगा ना, बीआर पास हुआ है नहीं हुआ है। ऑफ कोर्स तो एक ऑडिट एंगेजमेंट लेटर लेना है, ऑफ कोर्स साथ में हम लोग बीआर का कॉपी, मतलब बीआर का किस केस में कह रहा हूं, अगर कंपनी इसमें अपॉइंट किया। ऑलराइट सर। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या एस्पेक्ट्स आएंगी, याद रखना ये क्वेश्चंस बहुत कम है आने के, लेकिन बेसिक्स अगर पता होंगे ना तो आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो बेसिक्स पता होना जरूरी है, इसलिए यहाँ पे अब ये सब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। चलिए देखते हैं। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर सर कब मिलेगा? जब आपकी अपॉइंटमेंट अपॉइंटिंग अथॉरिटी के थ्रू हो जाएगी, उस समय आपको
अपॉइंटिंग, ऑफ कोर्स अपॉइंटमेंट के साथ, अपॉइंटमेंट होने के बाद में क्या होगा, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर दिया जाएगा अलॉन्ग विद द रेजोल्यूशन कि हाँ जी आपको अपॉइंट कर दिया गया है। अब ध्यान सुनना, उस लेटर में क्या क्या होगा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। जी हाँ, कि क्या अचीव करना है, ऑब्जेक्टिव का मतलब समझ रहे हैं ना, क्या अचीव करना है, और स्कोप का मतलब है किस पर्टिकुलर रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप ऑडिट कर रहे हैं। बात पकड़ में आ रहा है। ऑब्जेक्टिव के अंदर एक पर्टिकुलरली हम लोग उसकी एक्टिविटीज फाइंड आउट कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि कंपनी ने सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शंस किए थ्रू आउट द ईयर, तो उसको हम इंश्योर करके दे रहे हैं कि एज पर द रेगुलेशंस हुए हैं। फिर बता दूं 3 एस्पेक्ट्स पे ही फोकस जाता है, गवर्नेंस एस्पेक्ट्स, बोलूं मेरे साथ में गवर्नेंस एस्पेक्ट्स, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होगी सर कंप्लायंसेस, एंड थर्ड वन डिस्क्लोजर्स। तो क्या सेबी ने जो डिस्क्लोजर्स और ऑफ कोर्स जो प्रोविजंस बताएं वो फॉलो किया गया है या नहीं किया है, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कोप ऑफ एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिटी। जी ऑडिटी यहां पर कौन होगा, कोई भी कंपनी हो सकती है, एलएलपी हो सकती है या फर्म हो सकती है, डिपेंड्स ऑन, ठीक है, डिपेंड्स ऑन। किसी को लग रहा हो सर फर्म क्यों कह रहे हो, तो यहां ऊपर आओ, एक बात अच्छे से समझ लो। अब मान लो तुम ऑडिट कर रहे हो किसी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ही कर रहे हो, तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन हो सकता है, ध्यान से देखो इधर पे, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, एलएलपी हो सकता है, कंपनी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑडिटी कौन हो गया, अगर डीपी की कर रहे हो तो डीपी कोई फर्म भी तो हो सकती है। बात पकड़ में आ रहा है। चलिए तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या होंगे, रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी, ऑडिटर का भी एंड ऑडिटी का भी। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइडेड बाय and of to be provided by management to the auditor, including the particulars of predecessor and previous auditor, but periods within which the audit report, of course, जो कि आपको MRC कितने टाइम पीरियड में सबमिट कर देना है, shall be submitted by the auditor along with the milestone if any, ड्यूरेशन जो भी। अब ड्यूरेशन का मतलब यहाँ पर रेगुलेशन में पहले चेक करके दी जाएगी, ठीक है, कि कितने टाइम पहले आपने उसको अपॉइंट किया है और उसको कब तक उसे सबमिट कर देना है। एंड कॉमर्शियल टर्म्स लाइक कितना फीस होगा, रिइंबर्समेंट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। जनरली क्या होता है, पॉकेट एक्सपेंसेस कब अराइज होते हैं, जैसे मान लीजिएगा ब्रांचेस पे आपको विजिट करना है, अब आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी टीम को आपने भेजा हुआ है, टीम वहां पर 2 या 3 दिन के लिए स्टे कर रहा है कहीं आसपास में, होटल का खर्चा आ गया, फूड एक्सपेंसेस हो गए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गए, तो ये सारे के सारे खर्चे जो आप उस ऑडिट को करने के लिए कर रहे हैं ये सारे आपको रिम्बर्स हो जाएंगे, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हो सकती हैं। अब बहुत छोटा चीज़ का भी खर्चा होता है कि आप भैया आपने एक पूरा फाइल डॉक्यूमेंट्स लिया है, उसको कहीं से आपने बाहर से जेरोक्स कराया है, आप मीटिंग किया है, जनरली जो खर्चे आते हैं वो खर्चे इसी चीज़ के आते हैं। अगर आपको कहीं विजिट करना पड़ रहा है आउटसाइड तब तो आपको खर्चे लिखा जाएगा ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर। अब ऐसा नहीं है समझना कि आप किसी 5 स्टार होटल में, ऑफकोर्स अगर कंपनी अलाउड करती है तो अच्छी बात है, लेकिन आप किसी 5 स्टार होटल में जा रहे हैं और पता लगा आपका जो बिल है एक दिन का 50,000 बन के आ रहा है, सिर्फ ये एक्सपेंसेस हैं जो पर्टिकुलरली आपकी फीस में इंक्लूड नहीं है, तो आप पता लगा वो खर्चे भी आप रिइंबर्स करवा रहे हैं, वो डिसाइड कर लिया जाता है कि एक नॉमिनल एक्सपेंसेस क्या होते हैं उसके अकॉर्डिंग। एंड इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मैंने कहीं जगह ऑब्जर्व किया कंपनी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करता है, देता ही है। एंड लिमिटेशन ऑफ ऑडिट इफ एनी, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने कहा अभी आपको कि आपकी क्या क्या लिमिटेशंस रहेंगे, कि आपको क्या फाइंड आउट करके बताना है, साथ के साथ में आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखनी है। Where the objective and scope of audit responsibilities of the management and auditor have been established by law, audit engagement letter shall give a reference to the provision of the relevant law along with the statement that the management acknowledges and understands its responsibilities. चलिए आई होप यहाँ तक डाउट नहीं होगा। अब देखो तो सिंपली यहां तक याद रखिएगा, सिर्फ रीड करने वाला एरिया है, मेन जो मैं चलने वाला हूं आने वाला हूं अभी कम्युनिकेशन टू प्रोड्यूसर और प्रीवियस ऑडिटर, छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मार्क कर लो। ऑडिटर शैल कम्युनिकेट इन राइटिंग टू प्रोड्यूसर और प्रीवियस ऑडिटर इफ एनी बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट एंगेजमेंट। ऑफ कोर्स जैसे मैंने भी बताया था, एक्स जो है उसे हम याद रखिएगा प्रोड्यूसर प्रीवियस ऑडिटर था, वाई हमने यहाँ अपॉइंट किए हैं, नए ऑडिटर हैं। सो जब वो ज्वाइन करेंगे मतलब ऑफ कोर्स एंगेज होंगे इसमें, उससे पहले उन्हें इंटीमेट करना है किसको, मिस्टर एक्स को जो प्रीवियस थे। लिमिट की बात करें, लिमिट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट्स, जी कितनी ऑडिट कर सकते हैं पीसीएस, जनरली जैसे पीसीएस में अगर हम बात करें पर पार्टनर जो है वो बेसिकली 10 आपको अलाउड है सेक्टरल ऑडिट कंडक्ट करना, ठीक है। इसके अलावा और भी क्राइटेरियाज हैं, जैसे अभी मैंडेटरी कर दिया गया जिन कंपनीज ने, जिन फर्म्स ने, है ना, अगर पीर रिव्यू करवाया हुआ है, पीर रिव्यू का टॉपिक भी आगे समझाऊंगा ऑडिट के अंदर,
पीयर रिव्यू करवाया है वही एलिजिबल है ऑडिट कंडक्ट करने के लिए, सेक्रेटरी ऑडिट करने के लिए। ये मैंडेटरी कर दिया गया है 2023, जी हाँ 1 अप्रैल 2023 से। ऑलराइट सर, नाउ हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी की बात कर रहा था देर से कि मेन टॉपिक में आना चाह रहा हूं जो आपके सेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे मिस ना करें, ध्यान से सुनेगा। सबसे पहली बात, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें ना, सुनो बाद में याद करा दूंगा, यहां ध्यान दो पहले भी। देखो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें ना तो एक चीज याद रखिएगा, दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं भैया। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है? जैसे मैंने भी कहा, आपका कंपनी के अंदर या ऑडिटी जो है उसमें फाइनेंशियल या किसी तरीके की ऑनरशिप, या हो सकता है आपकी ऑनरशिप, यो फाइनेंशियल का मतलब यहाँ पे मैं दोनों टर्म्स में ले रहा हूँ, है ना, डेप्ट फॉर्म में कोई हो सकता है, इंडेप्टनेस हो सकती है, या कोई रिलेशनशिप हो। रिलेशनशिप जो होगी वो किससे हम कंसिडर करेंगे? रिलेशनशिप एम्प्लॉयमेंट आप उसका पहले लगा उस ऑडिटी के साथ में पहले आप एम्प्लॉयमेंट कर चुके हैं। ध्यान सुनना, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब मैं कह रहा हूं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में तो पीसीएस को, प्रैक्टिसिंग सेक्रेटरी जो ऑफकोर्स कंपनी सेक्रेटरी है, मतलब यहां जो ऑडिटर हैं, ही हैज टू इंटीमेट एंड ही हैज टू गिव द डिस्क्लोजर ऑफ हिज इंटरेस्ट कि भैया मेरा इस कंपनी के अंदर फाइनेंशियल, या मेरा इस फर्म में या इस एलएलपी के अंदर मेरा फाइनेंशियल या किसी तरह की ऑनरशिप या फिर मेरी एम्प्लॉयमेंट प्रीवियस में रही है, ये बताना है। और उसके बाद अब एलिजिबल है उस कंपनी के या उस ऑडिटी को, क्योंकि वर्ड में याद रखिएगा मैं ऑडिटी बोल रहा हूं जिसके हम ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिटी, ठीक है, ऑडिटी की मैं ऑफकोर्स आप कर सकते हैं, एलिजिबल है आप। लेकिन अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो के सब्सटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, वन मोर टाइम, सब्सटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, तो फिर आप एलिजिबल नहीं है ऑडिट करने के लिए। यहां इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आती हैं, तो याद रखना पहले हम सेवर को सीखते अच्छे से क्या कहना चाह रहा है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्लोजर दीजिएगा, ऑडिट कर सकते हैं। वन मोर टाइम, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, डिस्क्लोजर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सब्सटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो इन क्राइटेरिया की तरफ हम ध्यान देने वाले हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, सब्सटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सब्सटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सब्सटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। कैसे हो सकता है? ऑनरशिप फॉर्म में, फाइनेंशियल इंटरेस्ट और पास्ट एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, तीन तरीके से। वन मोर टाइम, कैसे हो सकता है? ऑनरशिप, या आपको हो सकता है फाइनेंशियल इंटरेस्ट, या कोई पास्ट एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप हो। अब सब्सटेंशियल का मीनिंग देखना, अगर उसने मोर देन 2% पेड अप शेयर कैपिटल या 50,000 के नॉमिनल वैल्यू शेयर्स, यहां नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स विच एवर इज लोअर, जो भी उन्होंने ले रखे हैं, या तो मोर देन 2%, मोर देन 2%, वन मोर टाइम, मोर देन 2%, अकेले ने ले रखे हो, स्पाउस ने ले रखे हैं उनके, किसी और पार्टनर ने ले रखा है, वो लोग मिलके किसी कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसको, आओ देखो, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, मिस्टर ए एंड बी, 1% इन्होंने और 1% इन्होंने, जिसकी नॉमिनल वैल्यू है 40,000 रुपीज। क्या ये लोग यहां पर सब्सटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? आंसर इज नो। 1 + 1 दोनों पार्टनर का मिलाकर कितना हो रहा है? 2%, या फिर 40,000 विच एवर इज लेस। यहां पर सब्सटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्राइटेरिया क्या है? मोर देन 2%, 2% से ज्यादा होना, मोर देन 2%। तो क्या यहां 2% ज्यादा है? आंसर इज नो, ऑफ कोर्स नॉट। अच्छा, नॉमिनल वैल्यू में देख ले उनका, अगर नॉमिनल वैल्यू अगर मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल यहां पे होता 51,000, तो ऑफ कोर्स यहां पर फिर हम फिर कंसीडर क्या करते, क्योंकि क्राइटेरिया में क्या है? विच एवर इज लोअर, तो हम यहां पे कंसीडर करते कि उनके जो होल्डिंग्स हैं वो यहां पर उतनी नहीं जितनी बताई गई है, मतलब मोर देन 2% और 50,000 नॉमिनल वैल्यू विच एवर इज लोअर, वो क्राइटेरिया में कंसीडर कर रहे थे। ठीक है सर, अब इंटरेस्ट तो है तो डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। इसी केस में अगर समझो ए और बी जो दोनों ही ऑडिटर हैं, इनके दोनों की होल्डिंग मोर देन 2% है, तो यहां बन गया सब्सटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये एलिजिबल नहीं है ऑडिट करने के लिए। दोनों डिफरेंस समझ में आ रहा है? दूसरा कह रहा है क्राइटेरिया या 2% ऑफ वोटिंग पावर, या फिर वो उस कंपनी के अंदर वोटिंग पावर होल्ड कर रहे हैं 2% या मोर। ऑलराइट, तो सर ठीक है, ये भी हमको पकड़ में आया। तो पहला हमने देखा यहां पर क्या, ऑनरशिप के पर्सपेक्टिव से। दूसरा आता है फाइनेंशियल इंटरेस्ट। अब या तो इनडेटनेस से, इनडेटनेस मतलब यहां पर हो सकता है ऑडिटर ने कंपनी को पैसा देना है या फर्म को पैसा देना है या जो भी यहां पे ऑडिट है उसको पैसा देना है, वो मोर देन कितना है 5 लाख रुपीज। या अच्छा कह रहा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आर एग्जम्प्टेड। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल एज्यूम कीजिएगा
कि ये जिस कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं, जिस फर्म की ऑडिट कर रहे हैं, वो जो उसकी रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज है, ऑर्डिनरी का मतलब क्या है, जो रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज है उसके वजह से, जैसे मान लीजिएगा आप उस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जिसको आप ऑडिट कर रहे हैं, और प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं जो उसकी बिजनेस में है ना एंगेज में कर रहे हैं, उसकी वजह से कोई रूटीन बिजनेस एक्टिविटी की वजह से आपके ऊपर कोई डेटनेस है, उसको हम यहाँ कंसिडर नहीं कर रहे हैं। यहाँ कर रहे हैं स्पेसिफिकली कोई डेटनेस है, मतलब कंपनी को किसी ट्रांजैक्शन के बेसिस पर आपको पेमेंट करनी थी जो उसका रूटीन बिजनेस नहीं है। वापस सुनना, रूटीन बिजनेस नहीं है। रूटीन का मतलब तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया। जो रूटीन बिजनेस की के अलावा किसी भी डेटनेस को, कंपनी से पैसा लिया था, थर्ड पार्टी को गारंटी लेके पैसे दिलवाए थे, या खुद आप उसमें इन्वॉल्व हैं, आपने मनी लिया हुआ है ना, आपको कंपनी ने बोरो लैंडिंग की हुई है और आपने वो पैसा लिया हुआ है, इस केस में वो मोर देन 5 लाख का है, तो अभी आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, या सब्सटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। या आप उस कंपनी के या उस ऑडिटी के, कंपनी में बार बार इसलिए वर्ड निकल रहा है मुंह से, याद रखिएगा, क्योंकि जनरली क्वेश्चन कंपनी के केस में आ जाता है, अदरवाइज हम बोलेंगे ऑडिटी ही। सो अगर आप हो सकता है उसके पास्ट, क्या कहता है, विद इन लास्ट 2 years विद होल्डिंग सब्सिडरी, जी हाँ, आप उसके होल्डिंग या सब्सिडरी में लास्ट क्या, विद इन लास्ट 2 years होल्डिंग या सब्सिडरी के अंदर उसके एम्प्लॉयमेंट में थे। मतलब सर कोई भी कंपनी ए है, मान लीजिएगा ए लिमिटेड, उसमें एक्स जो है एक ऑडिटर, पहले जो आज की डेट में ऑडिटर है, पहले 2 साल पहले वहां पर वर्किंग कर चुका है। सर 2 years एलैप्स हो गए, एम्प्लॉयमेंट छोड़े हुए 2 साल हो चुके हैं, तो ऑफकोर्स अभी यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अभी 2 साल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ऑफकोर्स सब्सटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 3 तरह से देखेंगे, ऑनरशिप के पर्सपेक्टिव से, फाइनेंशियल हो गया हमारा, और पास्ट एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप हो गया। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, auditor shall not have any substantial conflict of interest with the auditee. Any conflict of interest other than substantial must be disclosed by the auditor before accepting the auditing engagement as soon as auditor becomes aware of the same or as the case may be. Explanation की अगर बात करें, इंपॉर्टेंट है, आइए रीड करते हैं फटाफट से। आओ, holding of more than 2% in paid up share capital or shares of a nominal value of rupees 50,000, whichever is lower, or more than 2% voting power, as the case may be, by auditor singly or along with a partner, spouse, parent, sibling, child of such person or the spouse। लेकिन क्या है वो, any of whom is dependent financially on such person, financially अगर उसके ऊपर डिपेंड है, इनमें से कोई भी, मान लीजिए स्पाउस है, सिबलिंग है, चाइल्ड है, ये फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है, अपनी जॉब कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन से अपनी इनकम कर रहे हैं, तब हम इन्हें यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। अदरवाइज इन्हें काउंट किया जाएगा क्योंकि वो उस ऑडिटर पे डिपेंडेंट हैं। तो जब हम सब्सटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का क्राइटेरिया देख रहे हैं, तो पहला हमको क्या देखना है, अगर क्या वहां पर मोर देन 2% से ज्यादा, मोर देन 2% पेड अप शेयर कैपिटल उसने होल्ड किया हुआ है, अकेले या किसी पार्टनर साथ, स्पाउस साइड, चाइल्ड के साथ, क्लियर एकदम, सिबलिंग्स हैं, भाई बहन उन्होंने किया आपस में, और वो उसके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड है, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, मोर देन 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 50,000 नॉमिनल वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर, और क्या बोलेंगे, मोर देन 2% वोटिंग पावर आपने होल्ड किया हुआ है, ऐसा केसेस में आपका सब्सटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। या इंडेप्टनेस मोर देन 5 लाख रुपीज है, एक्सेप्ट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्सेस का मतलब रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज के वजह से कोई डेटनेस है वो नहीं कंसीडर कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा भी, कंपनी ने आपको पैसा दिया, आपने कंपनी से पैसा लिया, या आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए आप इन्वॉल्व हुए और आप गारंटर की तरह फंस गए हो बीच में, तब आप यहां पर लायबल हैं, मतलब आप एलिजिबल नहीं हैं ऑडिट कंडक्ट करने के लिए। इंडेप्टनेस ऑफ ऑडिटर फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 5 लाख रुपीज और अदर देन अराइजिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द अथॉरिटी, प्रोवाइडेड दैट एनी इंडेप्टनेस दैट मे सीरियसली इंपेयर हिज इंडिपेंडेंस शैल आल्सो बी कंसीडर्ड सब्सटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखा, जरूरी नहीं है 5 लाख का क्राइटेरिया को ही लेके चलेंगे। अगर लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल अज्यूम करके देखिएगा, जैसे जो फंडिंग्स की गई है ना, उस फंडिंग की वजह से चाहे वो अमाउंट 1 लाख 2 लाख है, बट कहीं ना कहीं ये एज्यूम हो रहा है जहां पर डायरेक्टली फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। अब समझो किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अंदर हमको बोरिंग है ना, कंपनी के हम बैलेंस शीट्स को कंसीडर कर रहे हैं, और उसमें भैया मेरे को भी उसमें कंपनी ने डेट दिया हुआ है, मैं कंपनी का ऋणी हूं और मुझे कंपनी को पैसा देना है, लेकिन अब वो सब्जेक्ट टू ऑडिट है और मैं खुद भी उसकी ऑडिट कर रहा हूं, बोला नहीं, ऐसा अलाउड नहीं करेंगे। Where an auditor was in employment of auditee holding a subsidiary company and 2 years have not been elapsed from the date of cessation of the employment, the same shall be considered, of course, substantial conflict of interest। तो मतलब एटलीस्ट 2 साल पूरा हो जाना चाहिए। 3 क्राइटेरिया याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ वापस रिवाइज कीजिएगा। पहला है ऑनरशिप का क्राइटेरिया, दूसरा कैसा है, दूसरा सर कैसे याद करेंगे, कुछ नहीं है, सिंपल है रे,
फाइनेंशियल इंटरेस्ट, और तीसरा क्राइटेरिया क्या है, पास एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। सो ऑनरशिप के अंदर मोर देन 2% पेड अप शेयर कैपिटल और 50 या 50,000 नॉमिनल वैल्यू विच एवर इज लोअर, या मोर देन 2% वोटिंग पावर उन्होंने होल्ड की हुई है। इसके अलावा हम देखेंगे फाइनेंशियल इंटरेस्ट में इंडेटनेस मोर देन 5 लाख रुपीज, और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज को यहाँ पे ऑफकोर्स बिजनेस को यहाँ पे एग्जाम किया हुआ है। इसके अलावा अगर वो पास 2 ईयर्स में, मतलब पास 2 ईयर के अंदर 2 ईयर्स पास हो जाना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट छोड़े 2 साल हो चुके हैं, उसके बाद वो ऑडिट कर सकते हैं, अदरवाइज सब्सटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आपका मॉड्यूल में क्वेश्चन दिए हुए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, एक सॉल्व देखते हैं। देखो, मिस्टर ए, बी एंड सी आर द पार्टनर्स ऑफ एबीसी एलएलपी फॉर्म प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज। मिस्टर होल्ड्स कितना कर रहे हैं, 1% ऑफ पेड शेयर कैपिटल इन अ कंपनी एक्सचेंज लिमिटेड। वाइफ एंड डॉटर ऑफ मिस्टर ए हु आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन हिम ऑफ 1% होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, इन एक्सचेंज लिमिटेड। ईच, यहां लिखा हुआ ईच, मतलब डॉटर ने भी 1% और वाइफ ने भी 1% किया हुआ है। बात पकड़ मारा, तो 1% किसका हो गया, मिस्टर ए का, 1% मिस्टर ए का, प्लस 1% डॉटर का, प्लस 1% वाइफ का, कितना आ गया, 3%। अब अपने आप खुद सोचो, सब्सटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, क्लियर एकदम। यहां याद रखना ईच लिखा हुआ है। मिस्टर हैज बीन ऑफर्ड सेक्रेटरी ऑडिट नहीं कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मिस्टर ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन एबीसी एलएलपी, अ फर्म ऑफ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज। मिस्टर ए होल्ड्स 1% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इन एक्सचेंज लिमिटेड। मिस्टर बी होल्ड्स शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू 60,000 होल्ड कर रहा है, ठीक है, इन एक्सचेंज लिमिटेड। कर सकते हैं, अगेन वो प्रॉब्लम आ गया, कितना आ गया, मोर देन यहाँ पे 50,000 ज्यादा है। आप बोले सर विच एवर इज लोअर चेक करेंगे, बेटा ध्यान सुनना, यहाँ पर क्राइटेरिया क्रॉस करके नॉमिनल से वैल्यू उससे ज्यादा है। इन दिस केस थ्रो मिस्टर ए होल्ड्स ओनली 1% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इन एक्सचेंज लिमिटेड, but according to para 3.1c of course auditing standards, he is having a substantial conflict of interest in XYZ Limited as his partner Mr. B is having share capital of nominal value of more than 50,000 XYZ Limited. जो Mr. A is not eligible to conduct secretarial audit of XYZ Limited. I hope समझ में आ रहा है ना, क्राइटेरिया याद करना। मेरे को फिर बोल रहा हूँ, इसको एक बार ध्यान से देखना, 4-5 नंबर का क्वेश्चन आता है, फ्री फोकट में मिल जाना फटाक से, समझ में आ रहा है, डिफिकल्ट नहीं है। आओ अब 2 और इंपॉर्टेंट बात हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अब एक बात याद रखना, मैं बता दूं, मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था मैंने डिस्कस किया भी आपके साथ में, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, डैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब यहां पर यही है, सिंपल टर्म्स में समझें, कि जब ऑडिटर एंगेज हो जाता है ऑडिट करने के लिए, तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो किसी भी तरीके की जो सब यहाँ पर कंपनी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैं, वो उन्हें डिस्क्लोज ना करे, वो बाउंड हो। इसके लिए वो एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट में भी होता है, जिसे हम बोलते हैं नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स, साइन करना मैंडेटरी होता है, और वो इंश्योर करे कि ऑडिटर की फर्म का कोई भी टीम का मेंबर या कोई भी किसी तरीके की जो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज ना करे। देखो, द ऑडिटर शैल नॉट डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट विदाउट द प्रॉपर एंड स्पेसिफिक अथॉरिटी अनलेस इज अ लीगल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी टू डिस्क्लोज। ऑफ कोर्स आप कोई टैक्स अथॉरिटी है, आरओसी है, आरडी है या सेबी है, वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन डिमांड कर रहा है एज पर द लीगल प्रोविजन, देन यू हैव टू ऑब्लाइज टू कि भैया हमें करना ही पड़ेगा, बताना पड़ेगा, अदरवाइज आपको डिस्क्लोज नहीं करना है। ऑडिटर शैल नॉट यूज और शेयर सच एनी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड एक्सेप्ट फ्रॉम द पर्पस ऑफ द ऑडिट। अब ऐसा नहीं है कि आपको पता लगे कंपनी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन सारी पता है तो आप उसको अपने बेनिफिट में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नहीं करेंगे। बहुत लॉजिकल पॉइंट चाहिए, ठीक है, ये मैंडेटरी इसलिए कह रहे हैं। हर एक प्रोफेशनल चाहे वो LLB करने के बाद आप चाहे एडवोकेट्सी करें तब भी आपको ये मेंटेन करना पड़ता है। डेकोरम, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आप ऑडिट कर रहे हैं फाइनेंशियल ऑडिट, तब भी आपको मेंटेन करना पड़ता है। आप कॉस्ट ऑडिट कर रहे हैं तब भी मेंटेन करना पड़ता है, और ऑफकोर्स सेक्रेटरी ऑडिट में भी ये सब एस्पेक्ट्स आपको मेंटेन करनी पड़ती है कि आप जो भी कंपनी का इंफॉर्मेशन वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे अनलेस अंटिल देयर इज अ लीगल रिक्वायरमेंट। सेकंड, जब तक आपको, और अच्छा ना ही आप यूज करेंगे उसके लिए। Auditor shall take all reasonable steps to ensure that the employees, staff, other team member of the auditor and the person engaged in by the auditor to provide the advice or assistance during the conduct of audit shall also adhere to the auditor. Of course, ये सब कुछ करना पड़ता है, ड्यूटी है, बाउंड है। कई बार देखता हूँ मैं, न्यू कमर्स आते हैं ना, वो जनरली कर देते हैं गड़बड़, ध्यान रखिएगा इस चीज़ों को नहीं करना है। Now change in terms of engagement, पहली बात तो अलाउड नहीं है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के अंदर चेंज करना अलाउड नहीं है, बट अगर ऐसा होता है क्या कि मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करता है कि वी वांट टू चेंज द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, जैसे स्कोप और ऑब्जेक्टिव आप चेंज कर रहे हैं अपनी ऑडिट का, इन दैट केस तो ऑडिटर और जहां पर जो याद रखिएगा हम जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, एक फ्रेश और एक नया ऑडिट एंगेजमेंट यहाँ पे याद रखिएगा प्रिपेयर किया जाएगा। पहली बात जैसे मैंने कहा अलाउड नहीं होता। देखो क्यों नहीं होता है, क्योंकि भाई ऐसे फिर ऑडिट एश्योरेंस नहीं सामने आ सकती है।
बात पकड़ में आ रहा है? ऑडिटर शेल नॉट एग्री टू चेंज द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट वेयर देयर इज नो रीजनेबल जस्टिफिकेशन फॉर डूइंग सो. If before the completion of assignment, auditor is requested by the appointing authority to change the scope of engagement, resulting in lower level of assurance, the auditor shall consider the appropriateness of the carrying out the same. क्योंकि मुझे लगता है कि भैया अगर आप कह रहे हैं स्कोप ऑफ ऑडिट चेंज कीजिएगा, इससे कोई गवर्निंग कंप्लायंसेस या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स जहां हमें बतानी थी जो इस पर लॉ हुई है नहीं हुई है, ये कहीं ना कहीं उस तरह से सामने डिस्क्लोज नहीं हो पाएंगी और वो मेरी जो रिपोर्ट में फाइंडिंग्स मुझे बतानी है वो उस पर इम्पैक्ट होगा, तो मैं उसके लिए एग्री नहीं हूँगा अनलेस एंटिल कि मैं जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो जाऊँ कि ये कहीं भी किसी भी तरीके से जो मेरी रिपोर्ट जो है इंश्योर करने वाली है इन रिस्पेक्ट ऑफ गवर्निंग एस्पेक्ट्स, चाहे कंप्लायंसेज हों या फिर हो डिस्क्लोजर्स हों, उनको इम्पैक्ट नहीं करने वाली है किसी भी तरीके से, तो ही मैं एग्री करूँगा. अगर होता है तो क्या करना होगा? इफ टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट आर चेंज, द ऑडिटर एंड द अपॉइंटिंग अथॉरिटी शेल एग्री on the new terms of engagement by the way of supplementary revised engagement letter or any other suitable forms in writing. जी हाँ, वापस से रिवाइज बना जाएगा, याद रखिएगा, उसे फिर रेडी किया जाएगा. मतलब कोई भी अगर टर्म्स हमें चेंज कर दी पुराने वाले के अकॉर्डिंग नहीं, पुराना अगर एज इट इज है कोई इशू नहीं है, पुराने के अकॉर्डिंग आपने कुछ चेंजेस हुए हैं तो फिर नया आपको यहाँ पे ऑडिट एंगेजमेंट याद रखिएगा सप्लीमेंट्री आपको रेडी करवानी पड़ेगी. अब यहाँ पर देखो 2-3 बातें ऐसी हैं जो सिर्फ जनरली याद रखने की हैं, इनको रट्टा बट्टा नहीं मारना है. जैसे मैंने कहा कि अभी मेनली जो मैंने कहा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है वो यही क्वेश्चन है यहाँ पर खास तौर से. मैं आपको एंजॉय करके बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट डैम इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है. ठीक है, अच्छा आगे जो है नेक्स्ट पार्ट हम लोग जाएंगे, आगे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर. सीरीज सारी छोटी हो रही हैं, कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से यहाँ पे बीच बीच में कट आ रहा था. याद रखिएगा आप उस पर ध्यान ना दें, सिर्फ अपने इन दिनों टेस्ट पर पूरा फोकस रखें. एग्जाम्स आने में ज़्यादा समय नहीं रह गया है, टेस्ट कंटिन्यू अटेंड करते रहिएगा. ऑलराइट, किसी भी तरह का क्वेरी है ना के व्हाट्सएप भेजिएगा. वी आर वेटिंग फॉर योर क्वेरीज. गुड बाय, टेक केयर.